सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। टाइम और टाइम मशीन को लेकर काफी सारी मूवीज और टीवी सीरीज अब तक बन चुकी हैं, जैसे कि द टाइम मशीन, 11, 22, 63 बेस्ड ऑन जॉन एफ कैनेडी असैसिनेशन एंड मेनी मोर। प्रीडेस्टिनेशन मूवी भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये मूवी रिव्यू के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है, तो स्पॉइलर अलर्ट। सो अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये एक्सप्लेनेशन देखने के पहले मूवी जरूर देख ले, वरना शायद से मूवी आपके लिए मैं स्पॉइल कर दूंगा। और अगर आपको सिर्फ इसका मूवी रिव्यू देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, आप वहां पे भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस मूवी को अच्छे से समझाने के लिए स्टार्टिंग में ही मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा कि इस मूवी में 5 मेन कैरेक्टर्स हैं, वो कौन है और उनका नाम क्या है इस पर आप ध्यान देना, वरना शायद से मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको बराबर समझ में नहीं आए। पहला कैरेक्टर है जेन, दूसरा कैरेक्टर है जॉन, तीसरा कैरेक्टर है बारटेंडर या बारकीप, चौथा है फिजल बॉम्बर और पांचवा है रॉबर्टसन। मूवी में एक और इम्पोर्टेंट प्लॉट है और वो ये है कि इसमें एक पोर्टेबल टाइम ट्रैवल डिवाइस दिखाया गया है, जिसके सहारे कुछ एजेंट्स टाइम ट्रैवल करते हैं। जब आप मूवी देखेंगे तो आप सिर्फ ये मत ध्यान देना कि एजेंट कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आपको ये भी देखना है कि एजेंट कौन से टाइम से कौन से टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर जिस टाइम में वो गए हैं उस टाइम से वो कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनके साथ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस टाइम से किस टाइम में ट्रैवल करते हैं, आपको इस पे भी ध्यान देना है। अब ये सारे एजेंट्स एक फिजल बॉम्बर नाम के एक आदमी को 1975 में बम ब्लास्ट करने से रोकना चाहते हैं, वक्त में पीछे जाकर। अब ये पूरी मूवी इसी फिजल बॉम्बर के आगे पीछे घूमती है। कंफ्यूज्ड राइट? लेट मी स्टार्ट विद द स्टोरी। स्टोरी को अच्छे से समझाने के लिए मैं मूवी का टाइमलाइन नहीं बल्कि खुद का एक क्रोनोलॉजिकल टाइम ऑर्डर बनाऊंगा, जिससे मैं ये मूवी आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। सो हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर एक आदमी एक लड़की को एक ऑर्फनेज के सामने छोड़ के चला जाता है। ये इंसिडेंट होती है 1945 में। सो अब ये एक न्यू बॉर्न लड़की है। ये आदमी कौन था जिसने इसको ऑर्फनेज के सामने छोड़ दिया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये लड़की बड़ी होती है और फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होती है और इसका बाकी लड़कियों से कभी जमता ही नहीं। तभी एक आदमी रॉबर्टसन नाम का इस ऑर्फनेज में आता है, जो कि जेन से यानी कि हमारी लड़की से यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि वो इनकी जैसी स्ट्रांग लड़कियों को ढूंढ रहा है एक स्पेस प्रोग्राम के लिए। जेन मान जाती है और स्पेस प्रोग्राम के हर एक टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर लेती है, मगर एंड में किसी लड़की के साथ झगड़ा हो जाने की वजह से वो स्पेस प्रोग्राम से निकाल दी जाती है। उसी वक्त हमें एक डॉक्टर रॉबर्टसन से ये बात करते हुए दिखते हैं कि इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ये अभी नहीं बताया जाता। कहानी आगे बढ़ती है और अपना गुजारा चलाने के लिए जेन एक पार्ट टाइम नौकरी करने लगती है और एक क्लास लगा लेती है जहां पर वो अपने लोगों के साथ सोशलाइजिंग स्किल को बढ़ा सके। अब ध्यान दे, ये साल है 1963, जहां पर जेन एक आदमी से टकरा जाती हैं। ये दोनों में प्यार हो जाता है और अचानक एक दिन ये आदमी जेन को छोड़कर चला जाता है बिना कुछ बताए। आगे जेन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है उसी आदमी के बच्चे से। अब साल है 1964, जहां पर जेन को बच्चा होने वाला है। उनको एक लड़की होती है, मगर डिलीवरी के बाद डॉक्टर जेन को बताते हैं कि ऑपरेशन के दौरान उनको ये पता चला कि जेन के अंदर आदमी और एक औरत दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, मगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ज्यादा डेवलप होने की वजह से वो अब तक एक लड़की थी और इसीलिए वो मां बन सकी। मगर बच्चे के डिलीवरी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से डॉक्टर्स को उनके ऊपर हिस्टोरेक्टमी परफॉर्म करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनके फीमेल ऑर्गन्स यानी कि ओवरीज और यूटेरस निकालने पड़े। बट उनके अब मेल ऑर्गन्स सही सलामत है, जो कि थोड़े सर्जरीज के बाद वो एक परफेक्ट मेल बन जाएंगी। अब ये कम प्रॉब्लम होती है जेन के लिए कि उनको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उनको ये पता चलता है कि जो बच्चा उन्होंने पैदा किया है यानी कि जो लड़की पैदा हुई है उसको किसी ने हॉस्पिटल से गायब कर दिया है। वो अपने बच्चे को बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, मगर वो बच्ची नहीं मिलती। तो अब जेन अपने लाइफ से कैरी ऑन करती हैं और उनकी सर्जरीज के बाद में अब वो एक लड़का बन जाती है। लड़का बनने के बाद में अब वो अपना नाम रख लेती है जॉन, यानी कि अब जेन जॉन बन चुकी हैं। यहाँ पर अगेन अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए वो एक सस्ते पगार पर एक टाइपराइटिस्ट का काम करने लगती है और धीरे धीरे वो अब एक मैगजीन के लिए आर्टिकल्स भी लिखती हैं और किसी तरह अपने जिंदगी का गुजारा कर रही है। अब ध्यान देना, ये सब बातें हो रही है 1964 में, जहाँ पर अब जॉन एक बार में जाती है, जहाँ पर ये एक बारटेंडर से मिलती है और उनको ये सब कहानी बताती है। जहाँ पर बारटेंडर जॉन से कहते हैं कि अगर वो जॉन को उस आदमी से मिला दे जो उनको प्रेग्नेंट करके छोड़ के चला गया, तो यहाँ पर जॉन शॉक हो जाते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि बारटेंडर एक टाइम ट्रैवलर एजेंट है। अब जॉन और बारटेंडर टाइम ट्रैवल करके 1963 में चले जाते हैं। ये वही टाइम होता है जब जेन को वो आदमी मिलता है जिसने इनको प्रेग्नेंट कर दिया था। और शॉकिंगली जब 1963 में जॉन वापस जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि जॉन ही वो आदमी होते हैं जो कि 1963 में जेन से मिलते हैं।
यानी कि यही वो आदमी होते हैं जिन्होंने जेन को प्रेग्नेंट किया होता है। इसी दौरान अब बारकीप खुद जॉन को 1963 में छोड़कर 1970 में चले जाते हैं। ये जाते हैं फिजल बॉम्बर को रोकने, जो कि बारकीप को घायल करके बेहोश कर देता है। बाद में जब बारकीप को होश आता है तो बारकीप को कुछ गोलियों की आवाज आती है। ये वही सीन होता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा, जहां पर बारकीप सामने वाले जले हुए आदमी को उसका टाइम मशीन देते हैं और इस बार वो बहुत ही शॉक्ड हैं। इसके बाद में बारकीप अपने सेफ हाउस जाते हैं और वहां से कपड़े बदल कर वो 1964 में जंप करते हैं, यानी कि उस वक्त जब जेन को बच्चा पैदा हुआ था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बारकीप ही वो आदमी है जिन्होंने जेन के बच्चे को 1964 में हॉस्पिटल से गायब कर लिया था और उसे ऑर्फनेज के सामने छोड़ दिया था। अब जस्ट जब बारकीप हॉस्पिटल से जेन के बच्चे को गायब करने वाले होते हैं, वो मिलते हैं मिस्टर रॉबर्टसन से। अब रॉबर्टसन खुद 1964 में आए हैं बारकीप से मिलने, क्योंकि उनके हाथ में हम क्लियरली एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस देख सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होती है जहां पर रॉबर्टसन प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक टाइम लूप के बारे में। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि बारकीप को और मिस्टर रॉबर्टसन को सारी चीजों के बारे में पता है, लेकिन हमें अभी तक पूरा पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। अब बारकीप जेन के बच्चे को 1964 से गायब करके 1945 में ले जाके उसी ऑर्फनेज में छोड़ देता है, जो कि हमने मूवी में ऑलरेडी देखा था। उसके बच्चे को ऑर्फनेज में छोड़ने के बाद में अब बेबी गर्ल यानी कि जेन को 1945 में ड्रॉप करने के बाद बारकीप फिर से खुद 1963 में चले जाते हैं, यानी कि उस वक्त में जहां पर इन्होंने जॉन को जेन के साथ छोड़ा था। यहाँ पर अब जॉन और बारकीप दोनों को ये पता होता है कि जॉन ही जेन है। यहाँ पर इन दोनों में थोड़ी बहस होती है और ये दोनों एक साथ 1985 में टाइम ट्रैवल कर लेते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से बारकीप रॉबर्टसन से मिलते हैं, जहाँ पर रॉबर्टसन बारकीप को कुछ देते हैं और कहते हैं कि ये उनका आखिरी टाइम ट्रैवल है 1975 में। उस दिन से ऑलमोस्ट नजदीक जब न्यूयॉर्क में ब्लास्ट होने वाला होता है, जहां पर इनका टाइम ट्रैवल डिवाइस डीकमीशन यानी कि काम करना बंद कर देगा, मगर इनका टाइम मशीन कभी बंद ही नहीं होता। और जब ये वो चीज खोलते हैं जो रॉबर्टसन ने इनको दी थी, तो ये उसके सहारे फिजल बॉम्बर को एक लॉन्ड्री में ट्रैक कर लेते हैं और ये तब शॉक में चले जाते हैं जब इनको पता चलता है कि फिजल बॉम्बर कोई और नहीं, ये बारकीप खुद है। यहाँ पर अब सब बात क्लियर हो जाता है कि जॉन, जेन, बारकीप और फिजल बॉम्बर ये सभी एक ही शख्स है और वो ये खुद है, यानी कि ये खुद से सेक्स करते हैं, खुद से बच्चा डिलीवर करते हैं, खुद को ही गोली मार देते हैं। ये सब चीजें जो होती है वो सिर्फ एक शख्स करता है और ये सब पॉसिबल होता है क्योंकि ये टाइम में ट्रैवल करते हैं और टाइम में कुछ इस तरीके से ट्रैवल करते हैं कि एक प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स बना देते हैं, यानी कि एक ऐसा लूप जो घूमते रहता है, एक एंडलेस लूप है, कभी खत्म नहीं होगा। अब जिस थियरी पे ये मूवी बेस्ड है, बहुत लोगों को ये लगता है कि वो सच भी हो सकता है, बहुत लोगों को लगता है कि वो गलत भी है। आई मीन जो सच बोलते हैं इस थियरी को, वो जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो भी सही बैठता है, और जो बोलते हैं कि ये थियरी गलत है, वो जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो भी सही बैठता है। आई मीन मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है या सही में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम वक्त में जाकर आने वाले फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। इस थियरी पे बहुत सारी मूवीज और टीवी सीरीज बन चुकी है और मेरी फेवरेट थी एक टीवी सीरीज जिसका नाम था 11/22/63, जो कि बेस्ड थी जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के ऊपर। आई मीन आपको वो टीवी सीरीज जरूर देखनी चाहिए। आपको डेफिनेटली उसमें ये प्रूव कर दिया गया है कि बॉस आप वक्त में पीछे जाकर फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल। सो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक टाइम लूप बना दिया गया है और जिस हिसाब से डायरेक्ट किया है, स्टोरी लिखी है, आई मीन वाह, मुझे मूवी बहुत पसंद है। ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच मूवी है और आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप अभी तक फिर भी मेरे इस एक्सप्लेनेशन को समझ नहीं पाए हैं तो ये है मेरा मैप, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे हमारे लीड कैरेक्टर टाइम में ट्रैवल करते हैं और वो एक टाइम लूप बना देते हैं जिसमें वो खुद फंस जाते हैं, जिसका ना तो कोई एंड है और ना ही कोई बिगनिंग। तो ये था हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन, मूवी प्रीडेस्टिनेशन का। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।